नमस्कार एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं या आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चों को आप एमबीबीएस फॉरेन से करवाना चाहते हैं तो नो डाउट आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, कितना वहां का फीस स्ट्रक्चर होगा, इंटर्नशिप कैसे होगा। जब बच्चा वहां से यहाँ आ जाएंगे इंडिया में तो यहाँ वो प्रैक्टिस करने के लिए या नर्सिंग होम खोलने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, इंडिया के पीजी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आपके मन में कहीं ना कहीं आता होगा और आपके इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है एस कौशिक मैम, जो लास्ट 16 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लगभग 4000 स्टूडेंट्स को अभी तक डॉक्टरें बना चुकी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं एस कौशिक मैम से और जानते हैं डिटेल में। मैम आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि कई सारे बच्चों के माइंड में ये एक डाउट रहता है, एक डर बैठा रहता है कि यार फॉरेन से एमबीबीएस करना जी कहीं रिस्की तो नहीं है। मैम आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का रिस्क फैक्टर सोचते हैं? जैसे कई सारे स्टूडेंट के मन में रहता है मैम कि अगर हम एमसीआई का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो अगर वहाँ की डिसीज अलग है, हमारे यहाँ की डिसीज अलग है, तो हम इंडिया में आके कैसे अपना क्लिनिक चला पाएंगे या इंडिया में हम क्लिनिक चला पाएंगे भी नहीं पाएंगे। ऐसे कई सारे मैम क्वेश्चंस उसके माइंड में रहता है। तो क्या मैम ये जो डाउट है जेन्युइन है कि मिसकॉन्सेप्शन हम कह सकते हैं? जैसे आपने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा कि 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हम लोग आज बाहर से करके आए हैं जो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर है नहीं तभी कर रहे हैं। Exactly. और आज भी कम से कम सैकड़ों बच्चे हर साल जा रहे हैं, तो डरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी देखिए, आप जब बाहर जब एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं तो ये होता है कि मेडिकल जो कोर्स है वो चाहे आप इंडिया से कर रहे हो, आप बाहर रशिया से कर रहे हो, यूक्रेन से कर रहे हो, बांग्लादेश, नेपाल या जो भी कंट्री से आप कर रहे हैं, है ना, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर ये टोटली बेस रहता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। ठीक है ना, जो फार्माकोलॉजी है ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। तभी तो भारत सरकार आपको मान्य करती है कि आप बाहर से पढ़ के आ सकते हैं। आने के बाद जो टेस्ट देना रहता है दैट इज कॉल्ड, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है, अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बहुत जल्दी फ्लोर पे आ जाएगा, एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम और ये जो एग्जिट एग्जाम है ये अभी तक जो टेस्ट था वो सिर्फ जो बाहर से पढ़ के आ रहे थे बच्चे उनके लिए था, लेकिन इस बार ऐसा है कि जो इंडिया से जो करेंगे उनको भी ये एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट। एंड हम जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं और ये जो आने के बाद जो टेस्ट देंगे, इन दोनों टेस्टों में जमीन आसमान का फर्क है। नीट क्या है, 82,000 85,000 अराउंड सीट्स हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, यूजी की बात कर रही मैं। तो ये और इसको कंपटीटर कितने हैं, 15.5 लाख। एग्जैक्टली है ना, तो ये जो ज्यादा दौड़ेगा, जो जितना स्पीड दौड़ेगा वो अपनी सीट ले लेगा। लेकिन एग्जिट एग्जाम जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर जो भी एग्जिट हो रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। सही तरीके से देखिए, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, आके डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ एक जांच प्रक्रिया का माध्यम तो होना चाहिए। आप इसकी देखिए, बाहर से तो चलो जरूरत है तो आप ले रहे हैं, इंडिया में क्या जरूरत थी? लेकिन इंडिया में क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, क्वेश्चन पेपर वो सेट करते हैं अपने हिसाब से, देखते हैं। सरकार को उनकी गुणवत्ता का, क्वालिटी का पता नहीं। वो एक इंस्पेक्शन करते हैं, कॉलेज इतने एकड़ का है कि नहीं और बाकी सारी चीजें, लेकिन बच्चों में गुणवत्ता हो रही है कि नहीं, वो एक क्वालिटेटिव डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं, तो उसके मापदंड के लिए ही ये एग्जिट एग्जाम रखा गया है जो कि स्वागत योग्य है और ये इक्विवेलेंट है, चाहे आप बाहर से पढ़ के आ रहे हो या फिर इंडिया से पढ़ के आप डॉक्टर बन के आप ये एग्जाम दे रहे हो। तो फिलहाल तो एग्जिट एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। ऑलरेडी यू आर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको रोकने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो एक मिनिमम जो आपका बेस किस तरीके से तैयार हुआ है ये उसके लिए है। और जो नॉमिनल जो मार्क्स हैं, 350 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 124 शायद ऐसा कुछ स्कोरिंग है कि अगर, और ये हर कोई जो पढ़ रहा है एमबीबीएस की डिग्री लेके आ रहा है, चाहे वो इंडिया हो अब्रॉड हो, हर कोई क्लियर कर लेता है। और मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सुना है जिसने एमसीआई ना क्लियर किया। और बाकी जो अगर 50% का भी एवरेज स्टूडेंट हैं और वो वहाँ पे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश की बात कर रही हूँ, चाहे इंडिया में भी, तो ये एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जिट एग्जाम जो अभी एप्लीकेबल हो चुका है मैम कि होने वाला है? होने वाला है। एनएमसी बिल इस बार एनएमसी आ चुका है ना, एमसीआई डिसॉल्व हो गया है, तो आई थिंक कि बहुत जल्दी ये एग्जिट जो है ये फ्लोर पे आ जाएगा। मैम जैसे एक बार अगर एग्जिट एग्जाम आ गया तो फिर बाहर जो बच्चे रहेंगे फॉरेन वाले, उनको बिल्कुल भी एमसीआई का एग्जाम नहीं देना, फिर मतलब एग्जिट देना है, एग्जाम देना है, नाम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी एग्जिट।
अच्छा मैम, ये तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा फिर? जी, कॉमन रहेगा। जैसे नीट कॉमन है, आप अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नीट क्वालिफाई करके ही जाना है, मैंडेटरी है, उसी हिसाब से एग्जिट भी मैंडेटरी हो जाएगा। ओके। हाँ जी, फॉर अब्रॉड एज वेल इंडिया। अच्छा मैम, ये एक दूसरा पेरेंट्स के मन में और स्टूडेंट के मन में आता है कि हमको कौन से कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे कंट्रीज है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है। तो आप क्या बच्चों को सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो अपने उस जगह को सेलेक्ट करें जहां उसको एमबीबीएस करना है? देखिए, ये बच्चों के ऊपर तो काफ़ी निर्भर करता है। जैसे आजकल हमारे पास नेट आ गया है ना, हम इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही माध्यम चुने, देखिए डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है ना, वहाँ पे डायरेक्टली यू नीड अ चैनल। ठीक है, आप चैनल कहीं भी हो सकता है ना, तो वो चैनल के थ्रू, आप अच्छा चैनल हो उसके थ्रू आप सिलेक्शन ले और पूरी तरीके से जानकारी रखें। आपके कुछ चॉइसेस होने चाहिए कि कॉलेज कैसा है, किस लेवल का है, ठीक है ना, और वहाँ पे कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कि जैसे कि वेदर कंडीशन कैसा है वहाँ का। हम लोग जिस वेदर कंडीशन में रहने के आदी हैं, और वहाँ जो देखिए 1-2 महीना नहीं रहना है, हमें वहाँ पे 6 सालों के लिए रहना है, 5 इयर्स या 6 इयर्स, बहुत जगह 5 इयर्स का भी कोर्स है। तो वेदर कंडीशन कैसा है हम, और वहाँ पे आपको पढ़ाई की क्वालिटी नंबर 1, जिस कारण आप जा रहे हैं वो क्वालिटी, वो कहीं से भी आपको क्वालिटी से आपको समझौता ना करना पड़े, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, है ना, ज्यादातर लोग इंडियंस लोगों को बहुत पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें देखनी है कि लोकल जो हैं वो ठीक से रहे, एंड आपका खान पान, इंडियन फूड आपको अवेलेबल हो, और अगर कहीं आपको कभी कुछ जरूरत पड़ जाए तो आपको वहाँ पे कोई केयर टेकर हो जो प्रॉपरली आपको केयर टेक कर सके। आप बीमार पड़ सकते हैं, देखिए वो चीजें हैं जो हम सामना करते हैं। कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसकी फीस टाइम पे नहीं पहुंची, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स हो गया। इसीलिए प्रॉपर चैनल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर प्रॉपरली अगर हैं और आप सही माध्यम चुन रहे हैं तो ये सब कंडीशन बहुत इजीली, स्मूथली आप इसको ये कर सकते हैं। अच्छा मैम, जब हम फॉरेन में स्टडी की बात करते हैं, वहाँ पे एडमिशन की बात करते हैं, तो नीट का जो स्कोर है उसका कोई रिलेशन है क्या, कि अगर आप नीट नहीं भी दिए तो फॉरेन में जाकर स्टडी कर सकते हैं? देखिए, 2018 से पहले नीट मैंडेटरी नहीं था। 2019 से 2018 में भी नीट मैंडेटरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पशन दिया, तो 2019 से नीट मैंडेटरी था। लास्ट ईयर जितने भी बच्चे गए वो सब नीट क्वालिफाई करके गए, और लेकिन इस साल ड्यू टू कोविड है ना, तो 1 साल का फिर से एग्जेम्पशन मिला है। लेकिन अगर इस साल कोई किसी ने अगर नीट का एग्जाम नहीं दिया है और क्वालिफाई नहीं किया है, दे आर एलिजिबल, बाहर जाके वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कमिंग ईयर उनको नीट क्वालिफाई करना रहेगा। ओके, मींस मैम आपको फाइनली नीट का एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी, आपने जो क्वेश्चन किया था मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगी, दैट इज कि जो नीट का स्कोर है, नीट का स्कोर ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है ना। इसके लिए बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके लिए ये चीज उन्होंने ये लागू नहीं किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है। और जितने भी एम्बेसीज है जहाँ पे भी बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने वहां पे भी मैंडेटरी कर दिया है कि जो नीट क्वालिफाई है उनको ही ये करें, मतलब एडमिशन दे, है ना। तो ये इस तरीके से, और कोई कॉलेजेस हैं ऐसे जहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स मायने रखता है, ना कि नीट का स्कोर मायने रखता है। मींस 12th का परसेंटेज, है ना। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं कि 60% मीन्स 60%, कुछ कॉलेजेस हैं जो एज पर मेडिकल काउंसिल इंडिया कि 11th-12th में आपके 50% होना चाहिए इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड 107 इफ यू आर फ्रॉम 40 इफ यू आर फ्रॉम PCB, इन 40 इन PCB इफ यू आर फ्रॉम SC ST एंड OBC। तो ये जनरल क्राइटेरिया जो इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होना चाहिए। अच्छा, हम एक क्वेश्चन और पेरेंट्स के मन में रहता है कि अगर हम फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ के डिसीजेस अलग हैं, हमारे इंडिया के डिसीजेस अलग हैं, तो मैम वहाँ के स्टूडेंट जो आएंगे जब यहाँ पढ़ के, तो वो कैसे यहाँ के जो डिसीजेस को डील करेंगे? वो देखिए, कम्युनल जो डिजीजेज हैं वो वेरी करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम जो जनरल जो फिजिशियन जो प्रोग्राम है, जो इंडिया में भी है, अब्रॉड में है, जो है दैट इज की ह्यूमन एनाटॉमी वो सेम है।
आप कार्डियक पढ़ रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट है और जो स्टडी है वो सेम है, फार्माकोलॉजी सेम है, जो कम्युनल डिजीज है वो वेरी करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है हमारे इंडिया का है वो डिफर है ना, हमारा खान पान अलग है, उनका खान पान अलग है। तो ये इसीलिए क्या है कि वहाँ से आने के बाद आप जब विदेश से जब आप यहाँ पे आते हैं आफ्टर गेटिंग लाइसेंस 6 मंथ्स का आपको एक यहाँ के मतलब इंडिया में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये उसी चीज को कवर अप करने के लिए। अच्छा, मींस यहाँ के डिसीज से उसको रूबरू करवाने के लिए। जी जी जी। अच्छा मैम, जैसे अभी आप बोले कि यहाँ आके आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जी। तो मैम कैसे कॉलेज में इंटर्नशिप कर सकते हैं? क्या वो गवर्नमेंट का ही रहेगा या प्राइवेट? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा मैम, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉरेन में स्टडी करने का लगभग कितना खर्चा लग जाएगा? इट वेरी अकॉर्डिंग टू कंट्री, और कंट्री में भी अकॉर्डिंग टू एज पर कॉलेजेस आपका फी जो वो वेरी करेगा। नॉमिनल आप मान के चलिए 15-17 लाख से चालू होके 25-30 लाख के बीच आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया, जब हम फीस की बात करेंगे कॉलेज की ट्यूशन फीस तो रहेगी, साथ में वहाँ पे जो बाकी जो खर्चे हैं वो भी आप इंक्लूड कीजिए पैकेज में, ताकि आगे जाके आपको किसी भी तरीके के मॉनेटरी जो भी आपका है वो आपका डिस्टर्ब ना हो जाए। वहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल का क्या खर्चा है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसका क्या खर्चा रहेगा, 5 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, ठीक है। हाँ जी, 2 महीने में बच्चे वापस आते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी आते हैं। तो एक सितंबर सेशन है, एक आपका जनवरी सेशन है। तो आपका जो आने जाने का खर्चा रहेगा, अगर आप हर साल आना जाना चाहते हैं तो एयर टिकट का कितना खर्चा रहेगा, मेस का कितना खर्चा रहेगा, आपकी पॉकेट मनी कितनी एक्सपेंसेस हो सकती है, एक टोटल बजट बनाइए आप, ठीक है। वो बजट बना के तब आप आके प्रोसेस करिए। और इट डिफर्स अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग कंट्री, और उन कंट्रीज के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो ट्यूशन फीस वेरी करते हैं। अगर पेरेंट्स कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी अगर जैसे करियर काउंसलर के पास ही जाते हैं जो एडमिशन करवाते हैं, तो उनको कौन कौन से क्वेश्चन उनसे जरूर पूछने चाहिए इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर? देखिए, बहुत सारी उनका अधिकार है पूछने का पेरेंट्स का, क्योंकि वो उन्होंने कॉलेज नहीं देखा है। Exactly. तो जो काउंसलर उनको बता रहा है तो वो उनको सही तरीके से जानकारी चाहिए। अगर तो उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले जो मॉनिटरी पार्ट आता है, कॉलेज का पार्ट आता है ना, कंट्रीज है, कॉलेज है, वो कितना सेफ है, उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किस तरह का है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस जो है वो ट्यूशन फीस कितनी है, और ट्यूशन फीस अगर कॉलेज के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो तो इट मेक्स अ डिफरेंस, बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज के अकाउंट में वो फी ट्रांसफर करते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, इतना सारा पैसा कैरी करना नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज की फीस कुछ और रहती है, लिया कुछ और जाता है, ठीक है। आप जब जाते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस जो ट्यूशन, हॉस्टल, मेस के अलावा आपको कुछ पेमेंट फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी एनरोलमेंट होता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, पुलिस एयरपोर्ट पिकअप होता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो कितना होता है, जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि $7,200 आपका लगेगा, लेकिन बाइफर्केशन होना चाहिए कि किस चीज के लिए कितना लग रहा है, ठीक है। और आपको फिर जितना पेमेंट कर रहे हैं ट्यूशन फी, उसकी आपको रिसिप्ट भी मिलती है, वो आप इनकम टैक्स में रिबेट में काम लगा सकते हैं, तो ऑथेंटिसिटी प्रूफ होती है। अच्छा मैम, कई बार ये शिकायत मिलता है, कई सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमको जो करियर काउंसलर थे वो कुछ अलग फीस बताए, वहां जाके हमको कुछ अलग लग रहा है। होता है, ऐसा होता है, कई बार होता है, हम भी सुनते हैं, बड़ा दुख होता है हमें सुन के। लेकिन इसीलिए कह रहे कि चीजों को पहले क्लियर रखिए। ट्यूशन फीस आपका जब एडमिशन लेटर आता है ना, तो एडमिशन लेटर में हर एक चीज बाइफर्केट रहती है। ट्यूशन फीस आपको कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक कितना रहेगा, वो तक मेंशन होता है। तो इसीलिए प्रॉपर चैनल, आप प्रॉपर माध्यम चुनते हैं तो ये सब प्रॉब्लम से आपको रूबरू नहीं होना पड़ता। अच्छा मैम, अगर जैसे अभी आप बता रहे थे कि डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट फीस होता है, तो मैम ये कितना वेरी करता होगा कि नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में सेम फीस रहती है, और बहुत सारे कॉलेजेस में 10%, 20%, 30% तक इंक्रीज होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है बहुत, लेकिन वो पहले से बता देते हैं कि सेकेंड ईयर में आपकी फीस इतनी रहेगी, थर्ड ईयर में इतनी रहेगी, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि हिडन है और अचानक से आपको पता चले, ऐसा नहीं है।
और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं तो जो उनकी फीस है वो वही रहती है, वो बीच में आप जिस फीस स्ट्रक्चर में जाएंगे वही फीस स्ट्रक्चर रहेगा थ्रू आउट कोर्स, वो वेरी नहीं करेगा। अच्छा मैम, इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार स्टूडेंट अगर फॉरेन चले गए तो बीच में ही उन लोग फीस बढ़ा दिया अचानक या कुछ और? गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आप जिस फीस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जिस फीस स्ट्रक्चर में आप वहाँ पे एनरोल हुए हैं, वही फीस स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कोर्स रहता है। अच्छा, चाहे हम फॉरेन से स्टडी करें? हाँ, बिल्कुल। दे आर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वहाँ पे फीस बीच में इंक्रीज नहीं होती है। और जहाँ वेरी इंक्रीज हो भी रही है तो वो पहले से आपको बता देंगे 10% 20% का ग्रोथ रहेगा, वो आपको पहले से बताएंगे। अच्छा मैम, जैसे इंडिया में एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक प्राइवेट कॉलेज है, तो जब आप लोग बाहर भेजते हैं स्टूडेंट को तो कौन से कॉलेज में भेजते हैं उनको? देखिए, मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर करना भी चाहिए और करते भी हैं हम लोग, लेकिन कुछ जगह कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉरेन में भी हैं, है ना? वहाँ भी यहाँ के स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं बिल्कुल लेते हैं। एंड वहाँ पे मेनली इंडियंस ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा है। हाँ जी, लेकिन गवर्नमेंट बाकी अगर यूक्रेन वगैरह कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने बजट के अनुसार, अपना वेदर कंडीशन के अनुसार और आप इसको चूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर आपका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको आप सही से जांचें, पूरी तरीके से चलें और प्रॉपर चैनल आप पकड़ के चले, क्योंकि 6 सालों तक रहना है आपको, 6 साल, है ना? कई बार लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। ये एक चीज़ रहती है कि फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पढ़ेंगे। वो फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे 1 साल सीनियर हैं, उनके क्लास कहीं और लगेंगे, आपके पास उतना टाइम ही नहीं लगेगा कि आपको वो लुक आफ्टर कर सके, है ना? तो इसी तो क्या है, अगर प्रॉपर चैनल के माध्यम से रंगे रहेंगे तो जब भी कुछ आपको जरूरत लगेगी, सो दे विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अच्छा मैम, इसमें एक और क्वेश्चन कि जैसे भाई एक स्टूडेंट तो फॉरेन पढ़ने के लिए चले गए, ठीक है, फिर यहाँ उनके पेरेंट्स हैं, वो बच्चा वहाँ है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम अगर वहाँ होती है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रॉपर चैनल पकड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन्स मैम, अगर जैसे आप लोग जैसे जब बच्चों को वहाँ भेजते हैं तो पूरे टाइम में, मतलब पूरे 6 ईयर तक आप लोग उसको केयर करते हैं? डेफिनेटली। इवन हम लोग ये भी ऐसा भी हम लोग गाइड करते हैं कि अभी एयर टिकट का रेट कम चल रहा है, आप लोग बुकिंग करवाइए, ताकि बच्चे को बेनिफिट मिले। किसी भी तरह की कोई भी आपको ये चाहिए कि फीस, कई बार क्या होती है ना कि जो फी ड्यू डेट है, अगर किसी भी कारणवश अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो अगर वो चीज़ हमें क्लियर रहे तो कॉलेज से हम वो चीज़ के लिए टाइम लेते हैं ताकि उस डेट तक बच्चे को फी के लिए ना बोला जाए। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार बच्चा चले गया तो फिर कॉलेज वाले उनको परेशान कर रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं होता। नहीं, अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएंगे ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है कि देखिए, हम जो भी आपका प्रॉपर चैनल जो आपको पूरी सुविधाएं देता है, तो देखो फ्री में कोई काम नहीं करेगा। इसमें डिस्काउंट बोल के भी कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा ऑफिस है, मतलब 15 हमारे स्टाफ हैं, आप सोचिए, क्योंकि उसमें आपका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अलग है, हम सारी चीज़ों का आपको ध्यान दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू होगा, अंडर वन अम्ब्रेला, आपको बाहर कहीं भी किसी भी प्रोसेस के लिए नहीं जाना है। तो हम फ्री में कोई क्यों काम करेगा, है ना? तो ये चीज को समझना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं हम सर्विस चार्ज नहीं लेते, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये 150 में हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेट फी है हम भी बता रहे हैं कि किस चीज़ के लिए क्या खर्चा है। एक सर्विस चार्ज होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है ना? तो वो हम क्लियर रखते हैं, उसकी हम आपको हर एक चीज़ की रसीद देते हैं, रिसिप्ट मिलेगी आपको। और थ्रू आउट द कोर्स, ये वन टाइम रहेगा, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स आपको इसका बेनिफिट रहेगा। हाँ जी, मींस अगर बच्चा 6 साल तक, और हाँ, हम कभी नहीं बताते कि आपको एक इतना अमाउंट है जो आपको पेड करना है। फर्स्ट ईयर में एक लमसम अमाउंट बताया जाता है। हम लोग हर एक चीज बाइफरकेट करते हैं। ट्यूशन फीस आप कॉलेज में पेमेंट करते हैं तो वहाँ मैनिपुलेट होने का सवाल नहीं है। यहाँ पे सर्विस चार्ज को हटा के फिर वो कहीं से सर्विस चार्ज और जगहों से यूज किया जाता है, इसीलिए बताया कुछ और जाता है, फिर आगे जाके फीस बढ़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर चैनल, सिर्फ हम ही नहीं, जो भी प्रॉपरली काम कर रहा है तो वहाँ पे इस चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा मैम, कई सारे बच्चों के मन में रहता है कि अगर हम MBBS बाहर से करते हैं तो क्या हम इंडिया में आके अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आने के बाद क्या वहाँ से आने के बाद वो PG भी इजी तरीके से यहाँ कर सकते हैं? हमारे 80% स्टूडेंट्स इंडिया से PG कंप्लीट किए हैं जो बाहर से आए हुए हैं। 80%।
अच्छा मैम, जैसे और गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हैं। Okay. हाँ, और वहाँ से आने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं। अच्छा मैम, जैसे आप 16 ईयर से इस फील्ड में हैं, तो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं कौन से कंट्री में ज़्यादा अभी एडमिशन लेना प्रेफर कर रहे हैं? देखिए ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में ही बच्चे जा रहे हैं। ओके। है ना, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, चाइना भी काफ़ी जा रहे थे। अब ड्यू टू कोविड थोड़ा सा ये चीज़ें वहाँ चाइना में नहीं जा रहे हैं। रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, किर्गिज है, कजाक है, उज़्बेक है, ऑलमोस्ट आपको हर कंट्रीज में आपको बच्चे मिलेंगे। लेकिन मोस्टली लोग जो प्रेफर कर रहे हैं आजकल, जो अभी तक जो मैं देख रही हूँ, जो हमारे पास आते हैं, जो ट्रेंड है, दैट इज यूक्रेन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैम ऐसा क्या है यूक्रेन में कि वहाँ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं? यूक्रेन में ऐसा है सर कि वहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, एजुकेशन हर जगह का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर इंग्लिश मीडियम आपको कोर्स मिलता है। ओके, कई सारे बच्चों का लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हाँ, वो है, तो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम कोर्स मिलता है और बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है। ओके। जो पास आउट का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है। और कई जगह जैसे उज़्रोद हो गया यूक्रेन में, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है सर। आप अगर देखेंगे रशियन साइड और जो यूक्रेन में भी जो रशियन टेरिटरी को जो लगता है जो टेरिटरी जो टच करती है, उसमें सर कोल्ड बहुत, ठंडी बहुत होती है। -20-25 तक डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन जैसे उज़्रोद हो गया, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ओके। ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट पे नहीं जाता है, -5 हार्डली -5 -8 तक जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है कि आप कौन सा कॉलेज चुनेंगे क्या। अच्छा मैम, और एक चीज़ यूक्रेन में क्या है, मेस की सुविधा है। ओके। है ना, मेस सेटअप है। रशिया में हमने देखा है, हमारे बच्चे रशिया में भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की जो कॉलेज अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है, ये अलाउ नहीं करती है, कभी भी बंद करवा देती है, ये सच्चाई है ना। लेकिन यूक्रेन में क्या है, प्रॉपर सेटअप है और वहाँ पे मेस की सुविधा है सर। अच्छा मैम, एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। अगर एक बच्चा बाहर जाना चाहे तो क्या क्या स्टेप उसको लेना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? देखिए उसके लिए हमें 12th की मार्कशीट चाहिए। ओके। और हमें पासपोर्ट चाहिए रहेगा, आधार कार्ड चाहिए रहेगा, अगर वो गैप है उनका तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। और यूक्रेन अगर जाना प्रेफर कर रहे हैं वो, तो एक 4 लाख तक का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगा फॉर वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल। वहाँ पे सिर्फ आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, कहीं भी नहीं जाना है, सीधा आपको एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। ओके। सारे प्रोसेस अंडर वन रूफ आपको मिल जाए। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन, हम लोग यहाँ रायपुर में बैठे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, लेकिन अगर दूसरे स्टेट के बच्चा अगर आपके थ्रू एडमिशन लेना चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो केरल के हो, तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस से ही हमारे पास बहुत सारे एडमिशन्स आते हैं। अभी राजनांदगांव का मेरा एक स्टूडेंट है, उनका दोस्त है जो कि बिहार पटना का है, उसका एडमिशन है। मिजोरम से मेरे पास एडमिशन है, राजस्थान से एडमिशन है, तो यूपी से भी एडमिशन्स हैं, तो हर तरीके से, दिल्ली से मेरे पास एडमिशन्स हैं। हाँ, तो कहीं के भी बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इतना दूर से नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन जो भी डिटेल्स हैं, जानकारियां हैं, वो दे सकते हैं। जो उनका जो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस, वो अकाउंट में दे सकते हैं वो, और रिसिप्ट वगैरह हम उनको कुरियर करवा देंगे। तो इस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा मैम, मीन्स अगर वो फिजिकली अगर ना भी आ पाए तो भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। उनको पासपोर्ट अपना कुरियर करना है, डॉक्यूमेंटेशंस कुरियर करने, तो कुरियर करने के बाद, क्योंकि विद दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही हम आगे मूव कर सकते हैं, है ना। प्रोसेस के लिए वो जरूरी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशंस HRD होंगे, तो उसके बाद फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सीधा उनको बोला जाएगा कि आप एयरपोर्ट पहुंचिए दिल्ली, जिस दिन आपकी फ्लाइट रहेगी, और बस वहाँ पहुँच के वो कलेक्ट करेंगे, हमारे दिल्ली ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे अपने जो भी डिटेल्स हैं, पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे। अच्छा मैम, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर आपके पास कोई फिजिकली ना भी आ पाए तो भी उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैम यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि चूंकि यहाँ चीट करने वाले लोग बहुत हैं, पैसे लेके भागने वाले लोग बहुत हैं, तो मैम कैसे सामने वाले ये इंश्योर हो जाए कि आपके पास आएंगे और उनके साथ ऐसा नहीं होगा?
देखिए, हर जगह पे प्रॉस एंड कॉन्स तो होता ही है। Exactly. लेकिन अच्छी लेकिन जो प्रॉपरली जो मेन जो लोग काम करते हैं ऐसा नहीं करते हैं वो। हाँ, ये हो सकता है कि सर्विस चार्ज कम ज़्यादा बोल के, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ देयर टेक्निक, वो टेक्निक रहता है। लेकिन चीट नहीं होता है। चीट कब होता है? जब आप इकट्ठा बहुत सारा लमसम पैसा दे देते हैं। ईयरली फीस दीजिए, ट्यूशन फीस दीजिए, कॉलेज के अकाउंट में डालिए। चीट कैसे होगा सर? है ना, प्रोसेस तो वो चीट ही नहीं होगा। अगर चीट हो रहा है ना, तो उसके लिए भी हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो कॉलेज की फीस आप अकाउंट में डाल रहे हैं, आपको रिसिप्ट मिल रही है, हॉस्टल मेस आप सारी चीजें वहां पे अपने हाथों से पेमेंट कर रहे हैं, तो चीट होने का सवाल नहीं होता है। आप इकट्ठा लमसम पेड कर रहे हैं तो वहां पे चीट हो सकता है। एंड जैसे कि अगर बहुत दूर से है, मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, ठीक है ना, और हमारा ऑफिस नागपुर में है, तो काफ़ी जगह हमारे ऑफिसेस हैं जो नियर बाई रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में है और उन ऑफिसेस के नज़दीक हैं, तो वहाँ जाके वो विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। और बाकी देखिए, जो यूनिवर्सिटी के इसमें आपको हमारा नाम मिलेगा, है ना, आपको वेबसाइट में हमारा नाम मिलेगा। आप अगर यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं या फिर आप कोई भी जानकारी मांगते हैं, मेल करते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले मेरा ही नंबर आपको देंगे कि शी इज द कंसल्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट। अच्छा मैम, ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो कॉलेज वहाँ के गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, या वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं? वेबसाइट, थ्रू वेबसाइट आप WDMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में आप चेक करेंगे तो जो इंटरनेशनल जो कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता का आपको पता चलेगा। एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, www.mciindia.org, वहाँ पे फॉरेन कॉलेजेस में जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल, आप यूक्रेन टाइप करेंगे तो सारे यूक्रेन के कॉलेजेस, रशिया टाइप करेंगे रशिया के कॉलेजेस, चाइना टाइप करेंगे चाइना, तो जो कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं वो सारे कॉलेजेस की आपको लिस्ट सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात एस कौशिक मैम से, जिन्होंने कितने डिटेल में और कितने बारीकी से पूरे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में हमको बताया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।